हेलो लर्नर्स टू योर वेरी ऑन चैनल लेट्स इंस्पायर ईच अदर। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट टू डू आफ्टर बीकॉम का डे 2। सो एनी गेसेस कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप क्या बीकॉम के अंदर कर सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज हम बात करेंगे। अब आप सभी को पता चले गया होगा कि हम किसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि बीकॉम के बाद आप एमबीए के लिए आपके क्या क्या अप्रोचेस रहेंगी, किस किस तरीके से आप एमबीए के अंदर जा सकती हो। ये सब सारी की सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। सो जिन बच्चों को एमबीए के लिए नहीं भी जाना वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, बिकॉज आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। सो नॉलेज आपको ज़रूर लेनी है ताकि आप अपने, अगर आपको नीड नहीं है तो आप दूसरों की हेल्प कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि बीकॉम के बाद आप एमबीए कैसे करोगे। सबसे पहले बात करें तो बीकॉम के बाद या फिर किसी भी बैचलर डिग्री के बाद आप क्या कर सकते हो, आप एमबीए के लिए जा सकते हो। और एमबीए पहले क्या था कि जो एमबीए होती थी वो सिर्फ और सिर्फ आईआईएम से ही होती थी, कि वो हमारे क्या थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की बहुत ही हाई लेवल की इंस्टीट्यूट होते हैं। लेकिन पहले क्या था कि जो एमबीए की डिग्री थी वो सिर्फ आईआईएम्स के अंदर ही करवाई जाती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है कि एमबीए की डिग्री करवाई जा रही है और बच्चे कर भी रहे हैं। सो आपको क्या करना है कि आप भी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। लेकिन आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जहाँ से आप एमबीए करोगे उसकी फ़ीस और आफ्टर प्लेसमेंट जो आपको पैकेज मिलेगा उसको आप चेकआउट करोगे कि क्या जितनी फ़ीस आपसे कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी एमबीए के लिए ले रही है, क्या उतनी ही पैकेज की जॉब आपको वहाँ से एमबीए करने के बाद मिलेगी। फिर ही आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या करना है, आपको एमबीए करना है। तो इसके लिए आप क्या चेक करोगे, आप प्रीवियस ईयर की प्लेसमेंट्स चेक करोगे कि जिस भी कॉलेज में आपने कोई भी कॉलेज सोचा है या कोई भी यूनिवर्सिटी सोची है जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप उसकी प्लेसमेंट्स को चेक करोगे कि पास्ट के अंदर उसकी कौन कौन सी क्या हुई हैं, प्लेसमेंट्स हुई। सो आप उसकी प्लेसमेंट्स को देखोगे। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके उनके प्लेसमेंट को चेक करेंगे। लेकिन जो मेरा सजेशन है आपके लिए कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग वो वेबसाइट पे मेंशन प्लेसमेंट्स की जगह पे रियल प्लेसमेंट को चेक कीजिएगा। रियल प्लेसमेंट का क्या मीनिंग है, इस बात को अच्छे से समझिए। मान लीजिए कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने किसी भी बच्चे को प्लेस करवा दिया और वहाँ पे उन्होंने कहाँ पे प्लेस करवा दिया, मुंबई, बैंगलोर, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर उन्होंने क्या करवा दी, प्लेसमेंट करवा दी। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि जिस बच्चे की प्लेसमेंट हुई है, क्या वो वहाँ पे जाकर उसका उतना ही रहने खाने के उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बिकॉज़ वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपका जो लिविंग का एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज़ वो एक डेवलप्ड सिटीज़ है। तो उस सिटीज़ के अंदर आपका रहने खाने का खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। क्या उतने पैकेज के अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस निकाल कर आपको कितना मिलेगा, ठीक है, जो आपकी रियल इनकम होगी वो कितनी होगी। आप वहाँ पे रियल पैकेज को चेकआउट करोगे कि मान लीजिए कि उनकी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने लिख रखा है कि हमने क्या करवा दिया, 10 बच्चों को प्लेस करवा दिया 10 लाख के पैकेज के ऊपर। तो आप लोग ये देखोगे कि क्या एक्चुअल में वो बच्चे 10 लाख का पैकेज ले रहे हैं या नहीं ले रहे। और इसके लिए सबसे बेटर आप क्या करोगे कि जो जो बच्चे जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं वो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास स्टूडेंट से बात करेंगे, क्या रियलिटी में उनको वो प्लेसमेंट मिली या फिर ऐसा था कि उस प्लेसमेंट के अंदर वो सिर्फ एक कागजी रूप में प्लेसमेंट हुई। लेकिन जब वो वहाँ पे जॉब करने के लिए गए तो उनको सेल बेस्ड जॉब दे दी गई, या फिर उनके पैकेज उनको पहले ज़्यादा बताकर कहा गया कि आपको 2 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड में कम मिलेगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या कर दी, उस प्लेसमेंट को छोड़ दिया और अब वो क्या है, अब वो अनएम्प्लॉयड है। सो इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही आप लोग क्या करोगे, किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए के अंदर एडमिशन लोगे। और एमबीए हमारी क्या होती है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको ज़रूरी नहीं है कि बीकॉम वाले बच्चे कर सकते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप किसके अंदर जा सकते हैं, एमबीए के अंदर। अब हम बात करेंगे कि आईआईएम।
ऐसा नहीं है कि अब अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एमबीए के एडमिशन होने लगे हैं तो आईआईएम ने इसे बंद कर दिया। आईआईएम के एडमिशन भी क्या है चलते हैं हमारे एमबीए के अंदर। और जब अब ये बात आती है कि डिफरेंस क्या है कि अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एमबीए करें या फिर हम आईआईएम से एमबीए करें। आईआईएम से एमबीए करने का ये फ़ायदा है कि जब भी आपको प्लेसमेंट मिलेगी वो काफ़ी हाई पैकेज के ऊपर आपको प्लेसमेंट मिलेगी, बिकॉज आईआईएम इंस्टीट्यूट की इतनी ज़्यादा गुडविल है, उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि कंपनीज उसका नाम सुनते ही क्या दे देती हैं, प्लेसमेंट दे देती हैं, और वो भी काफ़ी हाई लेवल के प्लेसमेंट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सो नो डाउट अगर आप आईआईएम्स के अंदर क्या करोगे, एमबीए के लिए जाओगे तो आपका करियर बहुत ही सेफ रहेगा। सो अब हम बात करते हैं कि एमबीए के अंदर अगर आपको आईआईएम के अंदर एडमिशन लेनी है तो आप किस तरीके से जाएंगे। टू गेट एडमिशन इन आईआईएम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव द कैट एग्ज़ाम। आपको कैट के नाम से एक एग्ज़ाम आता है, आपको कैट का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, कैट स्टैंड फॉर कॉमन एडमिशन टेस्ट। अगर आपको किसी भी आईआईएम के अंदर एडमिशन लेनी है, अभी आपकी ऑलमोस्ट 20 आईआईएम्स हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, और उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको कैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आपको क्या मिल जाता है, आईआईएम के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। आईआईएम के अंदर आप एमबीए कर पाओगे और अपने करियर को बहुत ही सेफ जगह पे लेके जा सकते हो। अब हम बात करेंगे इस टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इस टेस्ट के अंदर इस टेस्ट का मतलब इस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन सा सिलेबस आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैट एग्ज़ाम को देने की एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। वो सभी बच्चे जिन्होंने बैचलर डिग्री के अंदर 50% मार्क्स उनके हैं वो कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं बीसी एससी, अगर उनके 45% मार्क्स हैं तो वो क्या दे सकती हैं, कैट का एग्ज़ाम दे सकती हैं। सो ये थी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो डेफिनेटली अगर आप 50% से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो कैट का एग्ज़ाम देने के लिए। अब हम बात करेंगे कि कैट के एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो इसके अंदर आपके 3 सेक्शंस होते हैं। वन इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड वन इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड वन इज़ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो ये 3 सेक्शंस हैं जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैट के एग्ज़ाम के अंदर। सो वन बाय वन आपको मैं ये भी बता देती हूँ जल्दी से कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी, और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। उसके अंदर सबसे पहले आएगा नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन एंड अर्थमेटिक्स। और अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ टॉपिक, जैसे कि पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, टेबल ग्राफ्स, डाटा कैसेलेट्स। और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, पैरा समरी, और सेंटेंस आउट, वर्बल एबिलिटी। ये सारे के सारे आपके जो सिलेबस है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। सो ये सारा सिलेबस है जिसको आपको प्रिपेयर करना है, तो फिर आप क्या दोगे, इस टेस्ट को दोगे। और अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। इस एग्ज़ाम के अंदर आपके एमसीक्यू और नॉन एमसीक्यू दोनों तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू भी और नॉन एमसीक्यूज़ भी। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपका करेक्ट जाता है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट जाएगा तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, -1 मिलेगा। और अगर कोई भी नॉन एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन है तो उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपके 14 एमसीक्यूज़ आते हैं और 18 नॉन एमसीक्यूज़ आते हैं। उसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपके एमसीक्यूज़ 15 आएंगे और नॉन एमसीक्यूज़ 5 आएंगे। और आपकी वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में 19 एमसीक्यूज़ आएंगे और 15 आपके क्या आएंगे, नॉन एमसीक्यूज़। आई होप आपको ये सारे का जो सारा सिलेबस है वो क्लियर हो गया होगा। एंड एग्ज़ाम को करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है, आपको वन
120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है और हम रफली कह सकते हैं कि इन तीनों सेक्शंस के लिए आपको 40 मिनट, 40 मिनट और 40 मिनट्स दिए जाते हैं। सो आपको करना क्या है कि अगर आप अभी से बीकॉम कर रहे हो या फिर आप कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हो तो आपको अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ना हो कि आप सिर्फ कैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रह जाओ और जो भी आप बैचलर डिग्री कर रहे हो उसको आप नज़रअंदाज कर दो और उसकी आप स्टडी मत करो। पहले आप जो स्टडी कर रहे हो उसको ऑन ट्रैक पे रखो और साथ साथ जब आपके पास टाइम बचता है, आपके संडेज़ होते हैं, आपको हॉलीडेज़ होती हैं, या जब आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम होने के बाद आपको हॉलीडेज़ होती हैं, वो बहुत अच्छा टाइम है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकती हो इन सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने में। सो आई सजेस्ट यू कि आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए और अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी फ्री क्लासेस आपको इन सभी के लिए मिल जाएंगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। सो इन सभी की तैयारी आप कीजिए सो दैट आप भी आईआईएम के अंदर आपका एमबीए में एडमिशन स्कोर कर सके। सो इसी के साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं एंड थैंक यू, कीप लर्निंग। सब्सक्राइब करना